हाँ तो चलो हम लोग आज बात करने वाले हैं VVI क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और क्लास कितना, क्लास 10, ठीक है। तो आप जो भी बच्चे अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं नहीं, तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसे क्या करिएगा पूरा देखिएगा, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट या 20 मिनट से आपका कोई क्या होगा कि कोई काम, बहुत बड़ा काम नहीं छूट जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको इससे कुछ सीख मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आप अगर इसको याद कर लेते हैं, यानी इसको अच्छी तरीके से भी सुन लेते हैं, है ना, तो वहीं पर आओ ना, हिल जाएगा। हाँ तो क्या करना है, इसको सही से देखना है, ठीक है। और देख करके हो सके तो अपने अपने कॉपी पे लिख लेना है, ताकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया है और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं। 45 सब्जेक्ट लिए, 1 से कितना तक 45 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि महानदी पर कौन सा बांध बना है। तो महानदी पे बताइए कौन सा बांध बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध बना हुआ है, कहाँ, महानदी पे, ठीक है। चलिए अब है कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है, बताइए कि इसमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। तो कौन सा होगा, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, तो धात्विक खनिज नहीं है, क्योंकि इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है। जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब है कि इनमें से कौन सा टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। तो बताइए कौन सा है। तो झारखंड में जो है यह जो टर्शियरी कोयला भंडार जो है कहाँ है, तो झारखंड में है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है। तो कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो तरुण भारत संघ यानी NGO का संबंध किस राज्य से है। तो राजस्थान से है, ठीक है। कौन राज्य से है, तो राजस्थान से है, ठीक है। उसके बाद है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। देखिए हर एक उद्योग का कुछ ना कुछ अपना क्या होता है, कच्चा माल होता है नहीं। जिससे क्या होती है कि उद्योग उसको पक्का माल में बनाता है, या फिर उसका जो आकृति या फिर उसके गुण जो होते हैं उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो कौन सा माल है, कौन सा है सीमेंट बनाने के लिए, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर से क्या बनता है, तो सीमेंट बनता है, ठीक है। चूना पत्थर से क्या बनती है, सीमेंट बनती है। उसके बाद है कोकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो बताइए कोकण राज्य का जो संबंध किससे है, इनमें से सभी का है ना, इनमें से क्या है, तो सभी राज्यों से है, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। तो इनमें का क्या हो जाएगा, सभी का है, ठीक है। उसके बाद है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए हमारे भारत की भूमि जो है बहुत ही उपजाऊ है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी बनती कहाँ, कैसे है, आती कहाँ से है, यानी नदी के मतलब पानी से है नहीं, नदी के जो बाढ़ आती है तो उससे क्या बनती है, जलोढ़ मिट्टी तैयार होती है। इस मिट्टी का गुण होता है कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें उपजा क्या होती है, तो ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, यानी पहला जल विद्युत का मतलब क्या, कि जल से बनने वाला विद्युत का यंत्र कहाँ लगा है नहीं, सबसे पहले कहाँ, तो बताओ, तो दार्जिलिंग में लगा। कहाँ लगा, तो दार्जिलिंग में लगाया गया था। दार्जिलिंग एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब है इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। देखिए बच्चों लोग, जैविक संसाधन यानी जीव उसके द्वारा जो संसाधन प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं। तो 3 और दिया होगा जो नहीं होगा, लेकिन मिट्टी क्या होगा कि जैविक संसाधन नहीं है, ये क्या है, भौतिक संसाधन है, नहीं, कौन संसाधन है, और जैविक संसाधन उसको बोलते हैं, या फिर भौतिक संसाधन उसको बोलेंगे, नहीं। चलिए अब है कि बिहार के उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। तो बरौनी में स्थित है। कहाँ स्थित है, बरौनी में, बिहार के बरौनी में उर्वरक कारखाना स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है कहाँ से, तो नर्मदा नदी से है। कहाँ से संबंधित है, नर्मदा नदी से संबंधित है। किसका संबंधित है, तो यहाँ देखिए
सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है? नर्मदा नदी से है। उसके बाद है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। तो पृथ्वी पर जो है सबसे पहले जो पहुंचती है वो कौन सा भूकंप है नहीं? तो प्राथमिक की ना, जहाँ प्राथमिक तरंग। उसके बाद है कि संचार के सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन है नहीं, क्या है? तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ठीक है, चलिए अब है कि कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कजन के शासनकाल में क्या हुआ था? तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट शासन पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो फ्रांस से हुई। कहाँ से हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की जो कहाँ से हुई? तो फ्रांस से हुई। ठीक है, चलिए अब है कि तो इसके एक बात और, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश के प्रति प्रेम की भावना रखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अब है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो लेनिन ने लिखी। कौन लिखे? लेनिन ने लिखा। कौन, क्या चीज लिखा लेनिन ने? तो अप्रैल थीसिस। ठीक है, उसके बाद है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुआ? तो जर्मनी क्या हुआ कि वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुआ। फिर उसके बाद है कि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो मिशेल बाचेलेट। ठीक है, उसके बाद है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। ठीक है, उसके बाद है पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? ठीक है, तो जिला दंडाधिकारी करते हैं, यानी जिला अधिकारी जो होते हैं, डीएम जिसको बोलते हैं, है नहीं, वो क्या करते हैं? पूरा जिला का प्रशासनिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? तो 2006 में। ठीक है, फिर उसके बाद है इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी को। ठीक है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904 ईस्वी को। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 1991 ईस्वी को। मानव पूंजी का प्रमुख धारक कौन है? तो कौन सा है? तो शिक्षा है। मानव की सबसे बड़ा पूंजी क्या है? शिक्षा, है नहीं। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप पूरे जितने भी सारे चीज है उस सब का राजा आप हो। ठीक है, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपके पास धन दौलत होते हुए भी आपके पास जैसे लगेगा कि कुछ भी नहीं है। चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की? 89 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद है HDI यानी मानव विकास सूचकांक कब शुरुआत की गई? तो 1990 ईस्वी को। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं और आगे। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे। बताइए क्या कहे जाते थे? तो कोलोन। क्या कहे जाते थे? कोलोन। फिर उसके बाद है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1999 ईस्वी को। उसके बाद है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 है। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, उसके बाद है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो बिस्मार्क की। ठीक है, जब जर्मनी की बात आए तो बिस्मार्क जी उसमें थे। ठीक है, इटली की बात आए तो कांट काबूर गैरीबाल्डी, है नी, और क्या और एक और थे मेजनी, है ना। फिर उसके बाद है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? है नी, तो कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर में। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कब खोली गई थी? कहाँ खोली गई थी? है नी, तो बम्बई में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे। उसके बाद है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निकल्सन थे। कौन थे? तो निक्सन थे। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। कब? तो अंग्रेज क्या कहते हैं, जर्मनी के एकीकरण के समय। ठीक है, फिर उसके बाद है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 ईस्वी में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? इसका अन्य नाम क्या था? साइमन कमीशन को ही इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था?
तो यंग इंडिया का, किसका, यंग इंडिया का। उसके बाद है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की, किसकी की, बाइबिल की। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, तो इस तरीके से 45 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हमने बताया। ठीक है, इसी तरीके का और सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखा कीजिएगा। ठीक है।